Maharaj, and today we will study the second poem that is not marble nor the gilded monuments. So, before beginning this poem, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये poem किसके लिए लिखी गई है. Actually, शेक्सपियर ने ये poem जो है वो अपने friend, अपने beloved friend जिसका नेम था फेयर यूथ के लिए लिखा था. He was a handsome man और उनकी याद में, उनकी मेमोरी में उन्होंने ये ब्यूटीफुल सी poem लिख डाली जो आज भी जिंदा है. So let's begin studying it. Not marble nor the gilded monuments. यानी कि इसका मीनिंग क्या है इस पोम का कि ना ही तो मार्बल ना ही प्रेशियस स्टोन्स. मार्बल क्या है आपको पता है? प्रेशियस स्टोन है, एक कीमती पत्थर है. नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, और ना ही गोल्ड से डेकोरेटेड मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि मतलब वो कोई स्टैचू भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है. तो उन सब के बारे में बात कर रहे हैं पोएट. लेट ओके. सो नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स. अब गिल्डेड का मीनिंग आपको अगर लर्न करना है तो सिंपलेस्ट वे इज जी फॉर गिल्डेड, जी फॉर गोल्ड. तो आप ऐसे याद रखो कि गोल्ड कवर्ड, गोल्ड से कवर्ड, कवर्ड विद गोल्ड और डेकोरेटेड विद गोल्ड. तो वो ना ही मार्बल्स, ना ही प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, ना ही सोने से कवर्ड या फिर सोने से, यानी कि सोने से नहीं, गोल्ड से डेकोरेटेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो जो है प्रिंसेस ने जो बनवाई थी. और प्रिंसेस शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम. तो अब पोएट आगे क्या बता रहे हैं आपको कि ना ही मार्बल्स, ना ही गोल्ड से कवर्ड या गोल्ड से डेकोरेटेड मॉन्यूमेंट्स जो प्रिंसेस ने बनवाई थी अपना पावर शो करने के लिए, अपना स्ट्रेंथ शो करने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए, दे वर सो पावरफुल. देयर पावर विल नेवर हैव एन एंड. देयर वेल्थ विल ऑलवेज बी means you can say plenty or more than that, means beyond our imagination. तो ये चीज पोएट बोल रहे हैं कि जो प्रिंस यानी जो मोनार्क्स होते हैं, जो राजा होते हैं, जो रानियां होती हैं, वो सब क्या करते हैं? अपनी पावर को शो करने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को शो करने के लिए वो बहुत सारे महंगे महंगे स्टोन से, पत्थरों से कोई ना कोई या फिर सोने से डेकोरेटेड मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, स्टेच्यूज बनाते हैं कि लोग उन्हें हमेशा याद करें कि वो कितने पावरफुल थे, कितने ज्यादा उनमें उनके पास कितना वेल्थ था, कितना धन दौलत था उनके पास, असीमित था, ये सब कुछ दिखाने के लिए. और अपनी यादगार में कि वो हमेशा इमॉर्टल रहेंगे, लोगों की याद में बने रहेंगे, लोग उनको कभी भुला नहीं पाएंगे. उनके अंदर इतना पार वो समझते थे और इसलिए अपनी याद जो है लोगों के दिलों में बनाए रखने के लिए ये स्टेच्यूज खड़े करवाते थे, महंगे महंगे स्टेच्यूज बनाते थे, मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे. तो आगे इसी के बारे में पोएट आपको बोल रहे हैं, ऑफ प्रिंसेस शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम. तो मैंने यानी कि जो विलियम शेक्सपियर है वो बोले कि शेक्सपियर ने एक ये जो पावरफुल राइम लिखी है, राइम मीन्स पोम, वर्स. तो उन्होंने जो पोम लिखी है वो जो है जितने भी राजा रानी या प्रिंसेस के बनाए हुए जो मार्बल के या गोल्ड से कवर जो मॉन्यूमेंट्स है उनसे भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगी, उनसे भी ज्यादा टाइम तक लास्ट करेगी. इट विल लॉन्ग लास्ट. किससे ज्यादा? इन सारे मॉन्यूमेंट से ज्यादा, इन सारे मार्बल के स्टेच्यू से ज्यादा क्या जिंदा रहेगी? पोएट की लिखी हुई पोम, वर्स. क्योंकि उसमें टाइम से भी आगे, टाइम से भी ज्यादा पार है, टाइम से भी ज्यादा माइटी है, शक्तिशाली है. क्या? एक पोम. ऐसा हमारे पोएट बोल रहे हैं. बट यू शेल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स. तो वो आगे बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड, मेरे बिलवेड फेयर यूथ, तुम जो है ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डीके हो जाएंगी टाइम के साथ. वक्त सबको बर्बाद कर देगा, सबको जो जीने हमेशा इमोर्टल, अमरणशील बनने की जो चाह में जो इतने बड़े बड़े स्टैच्यूज इरेक्ट करवाए गए, मॉन्यूमेंट्स इरेक्ट करवाए गए, सब जो है बेकार हो जाएंगे. लेकिन तुम मेरे दोस्त हमेशा जिंदा रहोगे, मेरे पावरफुल, मेरे माइटी, मेरे शक्तिशाली पोम्स के जरिए, मेरे इस राइम के जरिए. और बट यू शेल शाइन मोर ब्राइट, तुम और ज्यादा शाइन करोगे
in these contents means जो मैंने लिखा है, content means इस poem का content, जो मैंने poem लिखा है उसमें तुम हमेशा हमेशा जिंदा रहोगे। बाकी सारी जो वेल्थी लोगों, जो धनी लोगों के द्वारा जो भी चीजें बनवाई गई है वो सब बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन यू विल लास्ट लॉन्ग, तुम हमेशा जिंदा रहोगे मेरे पोम के जरिए, तुम कभी खत्म नहीं हो सकते। ये जितनी भी मार्बल की बनी हुई मॉन्यूमेंट्स है या सोने से डेकोरेटेड मॉन्यूमेंट्स है, ये सब के सब एक दिन धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन तुम्हारी याद जो है, तुम्हारी याद में जो मैंने ये पोम लिखा है वो हमेशा तुम्हें जो है और ज्यादा शाइन करवाएगी, तुम और ज्यादा ब्राइट दिखोगे। ये सब चीजें धुंधली पड़ सकती हैं जो राजा रानियों ने अपने वेल्थ से, अपने धन दौलत से खड़ा किया था, लेकिन मेरी जो राइम है उसमें इतना पार है कि वो तुम्हें हमेशा और ज्यादा शानदार दिखाएगी, ब्राइट दिखाएगी, तुम हमेशा लोगों के दिलों में चमकते रहोगे। मतलब तुम्हारी याद कभी भी मिट नहीं सकती, तुम इमोर्टल बन जाओगे, जो कभी खत्म नहीं होती, एटर्नल रहोगे, शाश्वत रहोगे। देन अनस्वेप्ट स्टोन, तो अब ये जितने भी मार्बल्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, आपको पता है सब कैसे बनते हैं, स्टोन से बनते हैं। तो ये बोल रहे हैं आगे कि अनस्वेप्ट स्टोन मींस अ स्टोन मॉन्यूमेंट लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर, वो मॉन्यूमेंट जिसकी कोई केयर नहीं होती है, वो जो पत्थरों से बना हुआ है। besmeared with sluggish time, besmeared means tarnished or you can say covered, okay, with or loses its shine with sluggish time. Sluggish means of unclean habits and behavior. तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, कितने भी सुंदर पत्थरों से बनी हो, सोने से कवर्ड है, वो भी जो है एक दिन, क्योंकि उसकी कोई केयर नहीं करता, टाइम के साथ साथ वो क्या हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है, इट लूजेस इट्स शाइन, वो डर्ट और डस्ट से कवर्ड होके धुंधली हो जाती है, शाइन खो देती है, ब्राइटनेस खो देती है, चमक खो देती है अपन अपनी। क्यों? क्योंकि सबको कौन कौन सबको गंदा कर देता है, वो टाइम जो कि स्लटिश है, जो कि जिस बहुत ही गंदा है, जिसकी हैबिट्स बिल्कुल अच्छी नहीं। क्यों अच्छी नहीं? क्योंकि वो किसी की केयर नहीं करता, अपने साथ हर चीज को एक दिन खत्म कर देता है, आगे बढ़ता जाता है, सब चीजों को खराब करता हुआ, सबको डिस्ट्रॉय करता हुआ, लेकिन वो किसकी शाइन को खत्म नहीं कर पाएगा, मेरी पावरफुल राइम को, जिसमें मैंने तुम्हारी याद में, जो मैंने तुम्हारी याद में लिखा है। सो ये जो स्टांजा है, इसमें आप देखो कि कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज हुए हैं, वो मैं आपको पोम के एंड में बताऊंगी। सो बिफोर दैट आप एक काम करो कि स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि इनको लर्न करोगे आप तो, और इनको अपने राइटिंग पीसेस भी यूज करोगे, आपको कोई चीज समझ आएगी तो ही आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कर पाओगे। सो प्लीज लर्न दीज वर्ड मीनिंग्स वेरी वेल। मैं ये बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपका वोकैब जितना अच्छा होगा, वो उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड। When wasteful wars shall statues overturn, और जब ये वेस्टफुल वॉर्स, मतलब ऐसे वॉर्स जो हर चीज को वेस्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, किसी भी चीज को जिंदा नहीं छोड़ते, किस बेजान कर देते हैं हर चीज को, वो हर मॉन्यूमेंट को गिरा देते हैं, हर इंसान को मार डालते हैं, ऐसे वेस्ट फुल वॉर्स जो हर चीज को बर्बाद कर देते हैं, हर चीज को तबाह कर देते हैं, सारा पैसा रुपया जान माल हर चीज की हानि कर देने वाले वॉर्स, युद्ध, शैल स्टैच्यूज ओवरटर्न, जब युद्ध होगा तो हर चीज जो है, कितने भी बड़े स्टैच्यूज हो, गोल्ड से कवर्ड हो, गोल्ड से डेकोरेटेड हो, या फिर ब्यूटीफुल मार्बल से के बने हो, वो सारे के सारे एक दिन टाइम जो है वो बर्बाद कर देगा, या फिर वॉर्स बर्बाद कर देंगी, और कोई चीज जो है वो रहेगी नहीं। जितने भी स्टेच्यूज बने, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, वो सब एक दिन टॉपल हो जाएंगे, मीन्स सब जो है वो धराशायी हो जाएंगे, सब गिर जाएंगे, सब टूट फूट जाएंगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम जो है और वॉर्स जो है वो हर चीज को अपने साथ बर्बाद कर देते हैं, अब उनकी चपेट में जो आएगा सबको जो है वो खत्म कर देंगे। And broils root out the work of masonry. Broils means tumult और फाइटिंग डिस्टर्बेंसेस, स्पेशली इन वॉर। तो मैं आपको एक सिंपल सा मीनिंग देती हूँ ब्रॉयल्स का, बी फॉर ब्रॉयल्स एंड बी फॉर बैटल्स। तो आप ऐसे याद रखिए, ये ज्यादा सिंपल रहेगा मेरे ख्याल से। सो अब आगे पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि, और जो बैटल्स है, आप जो भी लड़ाइयां लड़ी जाती है, फाइटिंग जो होती है, बैटल्स जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं, जो मेसन हु आर मेसन्स, जो आपको पता, मेसन वो लोग होते हैं जो अपनी स्किल से
अपने टैलेंट से वो बहुत सारे स्टेच्यूज बनाते हैं, या फिर आर्किटेक्चर में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा सा मूर्ति वगैरह बनाते हैं, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स पे डिजाइन बनाते हैं, उनको बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये जो वर्क ऑफ मैसनरी है, मतलब मैसन के द्वारा जो किया गया काम होता है, बेहतरीन काम, बड़े बड़े स्टेच्यूज वो बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शानदार से बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, वो सब भी एक दिन वॉर जो है, अगर टाइम ने बर्बाद नहीं किया तो कौन बर्बाद कर देगा? वॉर्स बर्बाद कर देंगे, और उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, मीन्स उनको पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। कौन? या तो टाइम, या फिर टाइम नहीं बर्बाद कर पाया तो वॉर्स वो काम कर देंगे। नॉर मार्स इज सॉड नॉर वॉर्स फिक फायर शैल बर्न, और ना ही मार्स की स्वॉर्ड। मार्स कौन है? मार्स इज नोन एज द गॉड ऑफ वॉर। आप देखो कैसे याद रखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। एम को अगर आप उल्टा करोगे तो हाउ विल इट लुक? इट विल लुक लाइक वो डब्ल्यू, है ना? एम को उल्टा किया तो क्या बन जाएगा? वो डब्ल्यू। तो आप देखो, आप ऐसे याद रखो, डब्ल्यू का इसको डब्ल्यू बना दो तो ये क्या बन जाएगा? वॉर्स। तो ऐसे याद रखो, मार्स कौन है? वॉर के देवता, यानी कि युद्ध के देवता। सो नॉर मार्स, ना ही मार्स का जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है, और ना ही जो युद्ध का जो क्विक फायर होता है, युद्ध में इतनी जो फायर होती है, जो क्विक फायर मीन्स जो फास्ट मूविंग फायर जो होता है, वो भी जला नहीं पाएगा। किसको? इनकी पोएट की जो पावरफुल राइम है, जो माइटी सी राइम है, माइटी सा जो वर्स है, जो पोम है, वो उसको, जो मार्स जो देवता है युद्ध के, ना तो उनकी तलवार और ना ही उनकी आग जो है, वो बैटल्स की या वॉर्स में जो आग होती है, वो भी जला नहीं पाएगी मेरे पावरफुल राइम को, मेरे पोम को जो मैंने लिखी है। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, और जो मैंने तुम्हारी याद में लिखा है, जो तुम्हारी मेमोरी में लिखा है, जो तुम्हारी याद में लिखा है फेयर यूथ, तो तुम हमेशा मेरे पोम के जरिए लिविंग रिकॉर्ड रखे। लिविंग रिकॉर्ड मीन्स क्या? रिटन। तो जो मैंने तुम्हारी याद में रिटन मेमोरी लिखी है, वो हमेशा तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। ना तो उसको मार्स का तलवार, ना ही वॉर जो है, युद्ध की आग जो है वो जला पाएगी कोई चीज भी, और ना ही टाइम उसको बर्बाद कर सकता है, और बाकी सब चीजें तो आप छोड़ ही दो, ये दो आपको पता है पावरफुल चीजें हैं। तो नथिंग कैन डिस्ट्रॉय माई पावरफुल राइम व्हाट आई हैव रिटन इन योर मेमोरी, ये पोएट बोलना चाहते हैं। Against death and all oblivious enmity, against means against, तो मेरा जो पोम है, जो मैंने तुम्हारी याद में लिखा है, वो पोम जो है वो हमेशा डेथ को मात देगी, मृत्यु को मात देगी। मृत्यु भी उसको कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी पोम लिखी है तुम्हारी याद में कि जो तुम्हारे जाने के बाद, तुम नहीं हो इस दुनिया में, और तब भी ये पोम जो है लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए जगह बना के रखेगी, और तुम उनके दिलों में हमेशा मेरे पोम के जरिए जिंदा रहोगे मेरे दोस्त, मृत्यु उसे छू भी नहीं पाएगी। एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी, और वो ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मीन्स फॉरगेटफुल, भुलक्कड़, दुश्मनी जो होती है। अब देखो एनमिटी, एनमिटी देखो आप, एनिमी की स्पेलिंग भी क्या होती है? ENY। तो आप ऐसे याद रखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये सुन के आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा एनिमी जैसा है, तो एनिमी और एनमिटी ये दोनों रिलेटेड है। तो वो दुश्मनी जो कि सब कुछ भूल जाती है, और उसको कुछ याद नहीं रहता, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और हर चीज को बर्बाद करने में लग जाती है, वो भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगी, तुम्हें जो है वो हर्ट नहीं कर पाएगी, तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, तुम्हें बर्बाद करने की बात तो दूर है। तुम कहने का मीनिंग यह है, तुम्हारी याद में जो पावरफुल राइम, जो इतना अच्छा सा मैंने जो पोएट्री लिखा है, वो तुम्हें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखेगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। भले ये राजाओं के जो मॉन्यूमेंट्स है वो गिर जाए, उनके स्टैचूज गिर जाए, वॉर्स में हर कोई मर जाए, तबाह हो जाए, ये सारे मॉन्यूमेंट्स धराशायी हो जाए, लेकिन तुम्हारी याद जो है तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगी। What a beautiful poem, isn't it? तो कितना प्यार करते थे पोएट अपने फ्रेंड फेयर यूथ से। सो आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पोएट क्या बोला है? शेल यू पेस फॉर्थ, और तुम जो है वो पेस फॉर्थ मीन्स स्ट्राइड फॉरवर्ड्स,
तुम हमेशा आने वाला जो जनरेशन है, तुम आगे बढ़ते जाओगे। मेरी पोएट्री जो है वो हमेशा आने वाले जनरेशन के माइंड्स में रहेगी, उनके दिलों में रहेगी, मेरे पोम के जरिए। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, और तुम्हारी प्रशंसा, प्रेज मीन्स अप्रिसिएशन, कमेंडेशन, रिकमेंडेशन, तुम्हारी जो तारीफ की है, वो इन पोम में मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लिखा है, मैंने अपनी पोम में तुम्हारे बारे में इतना कुछ लिखा है कि योर प्रेज, तुम्हारी प्रशंसा जो है वो लोगों के दिलों में जरूर जगह बनाएगी। लोग इस पोम को पढ़ेंगे और तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारे लिए जो पोम लिखी है उसमें जो तुम्हारे बारे में अच्छाइयां लिखे हैं, उसके जरिए तुम्हें लोग पक्का याद करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तुम्हारे ना रहने के बाद भी। इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी। सो पोस्टेरिटी मीन्स पोस्ट, आपने सुना होगा पोस्ट वॉर। सो पोस्ट वॉर मीन्स वॉर के बाद। तो यहां पे भी क्या, आपके डेथ के बाद। पोस्टेरिटी मीन्स फ्यूचर जनरेशंस। आप ऐसे याद रखो कि अगर आप देखो पी, स्मॉल पी को कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं एफ, ऐसे आप एफ बनाते हो, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बनाते हैं, तो आप ऐसे याद रखो कि आप छोटे बच्चे हो, एक्चुअली हो ही। तो पोस्टेरिटी मीन्स आप पी को एफ बना दो, याद रखो फ्यूचर जनरेशंस। तो जो फ्यूचर जनरेशंस जो आएंगी, उनकी नजरों में, उनकी आंखों में भी that where this world are to the ending doom। तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी तुम्हें मेरे फॉर्म्स के जरिए हमेशा याद करता रहेगा, तुम्हें कभी भुला नहीं पाएगा, भले ही तुम आज नहीं हो इस दुनिया में, फिर भी। क्योंकि वो पोम को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, रीडर्स विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू, दे विल ऑलवेज प्रेज यू, बिकॉज माई पोएट्री इज सो पावरफुल विच आई हैव रिटन इन योर प्रेज, in your memory, a tribute for you, that where this world out to the ending doom। अब जब वर्ल्ड जो है एंडिंग डूम मीन्स जब उसका लास्ट दिन होगा, डूम मीन्स द डे ऑन विच द लास्ट जजमेंट विल अकर, वो दिन जिस दिन संसार का खात्मा हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो बिलीव करता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं बचेगी, आखिरी दिन होगा दुनिया का वो। उसी के हिसाब से पोएट बोल रहे हैं कि भले डूम्स डे क्यों ना आ जाए, दुनिया का आखिरी दिन क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन तुम जो है मेरी पोम के जरिए हमेशा हमेशा बने रहोगे, जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। So till the judgment that yourself arise। अब जब भगवान आएंगे, जज करेंगे लोगों के डीड्स के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से, कि किसने कैसा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो उसको आपको पता है हेवन में डालेंगे, जो बुरा कर्म करेगा उसको कहां पे डालेंगे, हेल में डालेंगे। ये जो थॉट है उस हिसाब से पॉइंट बोल रहे हैं कि जब जजमेंट डे आएगा, जिस दिन भगवान जो है वो जीसस क्राइस्ट जो है वापस अर्थ पे आएंगे, जजमेंट लेंगे, तो उस दिन तुम भी जिंदा हो जाओगे, फिर से तुम्हारा बर्थ होगा। देयर विल बी अ रीबर्थ फॉर यू, यू लिव इन दिस, और तुम जो है वो इसमें जिंदा रहोगे, इसमें, एंड ड्वेल इन लवर्स आईज, और तुम्हारे जो प्यार करने वाले, तुम्हारे चाहने वाले जो लोग हैं, उनकी आंखों में, उनकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, उनकी याद में हमेशा बने रहोगे। सो नो वन कैन फॉरगेट यू, because you have become immortal due to my due to my powerful rhyme, my verse। तो पोएट जो है उनको इतना ज्यादा यकीन है अपनी पोएट्री पे, और तो आप देख रहे हैं कि दिस इज विलियम शेक्सपियर। और ये जो पोम लिखे हैं इन्होंने, ये एक सोनेट है। अब सोनेट क्या होता है? सोनेट जो है वो 14 लाइंस की पोम होती है, जिसमें फर्स्ट 8 लाइंस जो होते हैं उनको बोला जाता है ऑक्टेव। और ऑक्टेव जो है फर्स्ट 8 लाइंस यानी कि ऑक्टेव, इसमें होता है ये कि इसमें कोई प्रॉब्लम बोली जाती है, कोई प्रॉब्लम के बारे में, कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू जो है वो उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन होता है। और बाकी जो 6 लाइंस जो होते हैं, बाद के 6 लाइंस, उसमें उसका सॉल्यूशन दिया गया होता है। तो ये है आपकी सोनेट जो कि 15 लाइंस की है। सॉरी एन विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये है ऑक्टेव यानी कि 8 लाइंस। फर्स्ट 8 लाइंस में प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, और बाकी 6 लाइंस जो होते हैं उसमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सोनेट किसकी याद में लिखा गया था मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज विच इज नोन एज
पोएटिक डिवाइस। और पोएटिक डिवाइस बताने से पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो है उसमें राइमिंग स्कीम नहीं बताई थी। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि शायद आप 10th में आ चुके हैं, शायद ही आ चुके हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको आती है वो चीज, लेकिन अगर नहीं भी आती हो तो लेट मी मेक यू रिवाइज इट, ओके, लेट मी मेक यू लर्न इट, अंडरस्टैंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, राइमिंग स्कीम सीखने के लिए आपको एक स्टांजा दे देंगे और आपसे पूछेंगे व्हाट्स द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टांजा, ओके, तो आप कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूल सी द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, हर एक लाइन का लास्ट वर्ड जो है उसको देखेंगे हम, और फिर देखिए कि वो किससे राइम कर रही है। ओके, सो मॉन्यूमेंट्स राइम्स विद कंटेंट्स, आप देख रहे हैं मॉन्यूमेंट्स और कंटेंट्स, राइम टाइम, फाइन। तो ये जो है मॉन्यूमेंट्स को आप ए नेम दे देंगे, मीन्स आपको ये देखना है कि लास्ट के जो वर्ड्स है किनका सेम साउंड है, जिनका सेम साउंड होगा उनको आप नेम दे देंगे ए, और प्लीज पी क्यू आर एस या फिर डी ई एफ जी ऐसा नहीं देना, आपको सिस्टमैटिकली ए से ही स्टार्ट करना है। यू मे बिगिन विद कैपिटल ए और कैपिटल सॉरी और स्मॉल लेटर, इट्स अप टू यू, इट्स योर विश। तो मैं कैपिटल लेटर से ले रही हूँ, ए मॉन्यूमेंट्स राइम हो रहा है कंटेंट से, ओके, तो यहाँ पे इसको भी ए नेम दे दिया, जिनका सेम साउंड है उनको सेम नेम दिया। फिर राइम राइम्स विद टाइम, तो यहाँ पे इसका नेम हो गया बी, बी जिसका साउंड सेम है उसको आप सेम नेम देंगे, सेम लेटर दे देंगे। तो अब इसका राइम स्कीम क्या हो गया, आप देखिए ए बी, ए बी, आई थिंक इट्स क्लियर। अब एक और देख लेते हैं, आप देखिए यहाँ पे ओवरटर्न, जस्ट अ मिनट, ओवरटर्न जो है, ओवरटर्न मैसनरी, ये लास्ट वर्ड्स को सिर्फ लिखना है, मेमोरी, एनमिटी। अब आप देखो यहाँ पे ओवरटर्न किससे राइम हो रहा है, बर्न से, है ना। तो इसको क्या नेम दे दिया हमने, ए और ए दोनों जिसका सेम साउंड उसको सेम नेम, मैसनरी राइम्स विद मेमोरी, तो इसको नेम दे दिया बी, बी, ओके। और एनमिटी को आप क्या दे सकते हो, सी दे सकते हो, ओके। तो ए बी, सॉरी, ए बी सी, तो इस तरीके से राइमिंग स्कीम हम देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है। सो जस्ट अ मिनट, या अब मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया, आपको आप देख रहे हैं नॉट और नॉर का जो बिगिनिंग लेटर है या बिगिनिंग जो साउंड है वो है एन, एंड इट हैज बीन रिपीटेड। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपको याद होगा, जब बिगिनिंग के जो लेटर्स होते हैं या बिगिनिंग के जो साउंड्स होते हैं वर्ड्स के, वो भी एक ही लाइन में, कौन से साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एलिटरेशन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एलिटरेशन है, यहाँ पे मार्बल्स का एम और मॉन्यूमेंट्स का एम, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी रिपीट हो रहा है बिगिनिंग में, वर्ड्स के बिगिनिंग में, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कौन सा पोएटिक डिवाइस, एलिटरेशन, ऑल इट, फिर एरा, और आ गया हमारा शन, एलिटरेशन, ओके। बहुत सिंपल है। नाउ और पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। अब इसमें आइए, आप देखिए यहां पे भी दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन, ये भी एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। और कुछ आप देख सकते हैं, unswept stone besmeared with sluttish time। अब इसमें भी देखिए आप एस जो है, एस फिर से रिपीट हुआ है, तो ये भी है एलिटरेशन का एग्जाम्पल। और कुछ, अब unswept stone besmeared with sluttish time, और ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, अब लेट मी क्लीन इट, ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, देन अनस्वेप्ट स्टोन besmeared with sluttish time। अब यहाँ पे एक नया पोएटिक डिवाइस है जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, इमेजरी, इमेजरी, है ना। कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये, इमेजरी। अब इमेजरी में देखिए आप, बेस वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है, इमेज, इमेज मीन्स क्या होता है, पिक्चर, है ना। तो व्हेन यू रीड समथिंग,
You can, if you are able to form pictures of that thing on your mind, then that is known as imagery. जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं और उसका इमेज, उसका पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजरी। उस पोएटिक डिवाइस का नेम है ये, है ना? तो याद रखिए। अब ये पढ़ के आपके दिमाग में कुछ पिक्चर आ रहा होगा जो आपने पढ़ा उसका, फिर इसका भी आ रहा होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? इमेजरी का। नाउ एक और चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनस्वेप्ट स्टोन besmeared with sluttish time। अब आप देखिए sluttish time जो है, यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? यहाँ पे यूज हुआ है, टाइम को पर्सोनिफाई किया है, टाइम को एक पर्सन जैसा माना है, एक इंसान जैसा माना है, उसको क्वालिटी दी है इंसान की कि वो क्या करता है? बहुत स्लटिश है। सो स्लटिश है मीन्स वो गंदा इंसान है, जिसके हैबिट्स जो है वो अच्छे नहीं है, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जो किसी के बारे में सोचता नहीं, हर चीज को बर्बाद कर देता है। तो टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, टाइम को पर्सन की क्वालिटी दी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपको याद है? पर्सोनिफिकेशन। तो टाइम हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर, दैट्स व्हाई पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की स्पेलिंग लिखा, इफ की स्पेलिंग आई लगाया, और कैट लिखा ION। तो इट्स सो वेरी सिंपल। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये चीज आपको बतानी थी मुझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्लटिश क्या है? आपको पता है कि स्लटिश जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? अनक्लीन हैबिट्स वाला, गंदी हैबिट्स वाला, ओके, गंदे बिहेवियर वाला। अब ये जो है, आप बताइए कि ये हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, है ना? ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब स्लटिश जो है वो एडजेक्टिव, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये जो नाउन है हमारा टाइम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टाइम कैसा है, तो वो है स्लटिश। उसके बारे में उसकी क्वालिटी बता रखी है यहाँ पे। तो ये जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए यूज होता है? गंदा बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, ये हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, ह्यूमंस के लिए। लेकिन यहाँ पे ये यूज किया गया है टाइम, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए। तो यहाँ पे इस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं स्लटिश, यूज किया गया है टाइम के लिए। तो इस पोएटिक डिवाइस का नेम क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? आप सोचोगे ये क्या, किसका ट्रांसफर करती है? तो यहाँ पे क्या, एपिथेट का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। अरे टेंशन मत लो बाबा, एपिथेट का मीनिंग होता है ये एडजेक्टिव। एपिथेट मींस एडजेक्टिव, ओके। और ट्रांसफर का मीनिंग तो आपको पता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब आप किसी और की क्वालिटी या किसी और की कैरेक्टरिस्टिक, किसी और की खासियत किसी और के लिए यूज कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। मींस एडजेक्टिव को ही ट्रांसफर कर दिया, किसी और के लिए यूज होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन वो किसी और के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जनरली गंदा बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है उसके लिए यूज कर दिया, उसके साथ यूज कर दिया, उसके लिए एडजेक्टिव लगा दिया, उसकी खासियत बता दी कि वो कैसा है? स्लटिश है, गंदा है। तो ये एडजेक्टिव जो है वो इंसान के बजाय टाइम के लिए लगा दिया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एक और एग्जांपल दूं आपको, हैप्पी बर्थडे। आपने तो ये सुना ही होगा और सेलिब्रेट भी किया होगा, है ना? बर्थडे। तो आप बर्थडे, आपको पता है बर्थडे क्या है? वो आपको पता है नॉन लिविंग थिंग है। और हैप्पी बर्थडे कैसे हैप्पी हो सकता है? बर्थडे तो इंसान की फीलिंग होती है ना, जिसका बर्थडे होता है, राइट? तो डे कैसे खुश हो सकता है? कोई बर्थडे कोई खुश होने वाली चीज, वो खुश हो ही नहीं सकता। ये तो इंसान खुश होता है या दुखी होता है, राइट? तो बर्थडे को आपने एडजेक्टिव यानी कि एपिथेट लगा दी, कौन सी? हैप्पी वाली। उसको बोल दिया कि वो खुश है, ओके। तो हैप्पी जो एडजेक्टिव है वो आपने पर्सन की बजाय बर्थडे के लिए यूज कर दिया। तो इससे क्या बोलते हैं हम? इट मींस इंसान की जो क्वालिटी है वो आपने बर्थडे को दे दी कि वो कैसा हो रहा है? हैप्पी हो रहा है, उसको ट्रांसफर कर दी। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। मींस किसी और के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हैं, जो क्वालिटी हम किसी और के लिए यूज करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक, वो एडजेक्टिव किसी और के लिए यूज कर देना, है ना? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नाउ लेट्स गो अहेड। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, कि मैंने जो पढ़ा दिया ना, वो मैं वापस आपको ऐसे ही मतलब फास्ट फास्ट बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है।
जो पता है आपको उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ये आपको पता है अलिटरेशन का एग्जाम्पल है ना। और यहाँ पे ये भी अलिटरेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं वेस्टफुल वॉर्स, वेस्टफुल वॉर्स, आप ये भी अलिटरेशन का एग्जाम्पल आप देख रहे हो। यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस है, मतलब वॉर जो है आपको पता है वॉर क्या है, एक नाउन है। नाउन मीन्स क्या होता है, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम्स, नेमिंग वर्ड्स। इस दुनिया में जितने भी नेम्स हैं उन सबको आप बोल सकते हो, जिस चीज को भी आपने नेम दिया उसको आप नाउन बोल सकते हो, राइट। तो वॉर क्या है, हमारा नाउन है, राइट, ये हमारा नाउन है। और उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है, कौन सा एपिथेट यूज किया है, वेस्टफुल। ओके, उसको और वेस्ट, आप बताओ वॉर कोई ऐसी चीज है क्या जो वेस्ट करेगी किसी चीज को, वॉर नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे वेस्ट कर सकती है किसी चीज को, इंसान कर सकता है ऐसा। तो इसलिए ये वॉर जो नाउन है इसके लिए गलत, ये एडजेक्टिव इंसानों के लिए यूज हो सकती है, किसी एनिमल के लिए यूज हो सकती है, लेकिन ये इसके लिए नहीं हो सकती वॉर के लिए। लेकिन ये एडजेक्टिव, ये एपिथेट जो जिसके साथ यूज होना चाहिए उसके लिए नहीं, किसी और के को ट्रांसफर कर दिया गया, किसी और के लिए यूज कर दिया गया है, जो कि है वॉर। तो यहाँ पे भी आप बता सकते कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, तो ये भी ट्रांसफर्ड, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल हो गया ये। और एक और एग्जाम्पल, एक और चीज का एग्जाम्पल है ये। अब यहाँ पे आप देखो वॉर को एक अब एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि एक ही लाइन में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, मोर देन वन पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं। तो आपको अगर ये लाइन दे दिया तो आप ये सारे पोएटिक डिवाइसेस जो मैं बता रही हूँ वो सब आप लिखोगे, सब लिखना पड़ेगा। ओके, तो वेस्टफुल वॉर में आप देखो वॉर को एक इंसान जैसा माना है और बोला है कि ये वेस्ट करता है ना, बर्बाद करता है। तो वॉर को एक इंसान की क्वालिटी दी है, एक पर्सन की क्वालिटी दी है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या है, personification का एग्जाम्पल है। वॉर हैज बीन ट्रीटेड एज अ पर्सन, दैट्स व्हाई ये personification, personification भी है। ओके, personification भी है। नाउ यहाँ पे देखो आप मार्स को भी, मार्स के लिए भी हिज का यूज किया गया है। ओके, आप देख रहे हो मार्स आपको पता है ये गॉड है, या फिर आप बोल सकते हो प्लैनेट है। तो ये जो है इनके लिए हिज यूज किया है। हिज हम किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर द पर्संस और फॉर द ह्यूमंस, लेकिन यहाँ पे भी इनके लिए हिज यूज किया है, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन, राइट। और बाकी पोएटिक डिवाइसेस जो मैंने आपको पढ़ाई है वही सब चीजें हैं। नाउ अब यहाँ पे भी आई गेस आप इमेजिन कर सकते हो, when wasteful war shall statues overturn and boys root out the work of masonry, nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. अब यहाँ तक आप when you read this, you may form, you can form images, है ना, ये स्पॉन्टेनियसली होगा, ऑब्वियसली होगा कि इमेजेस आपके दिमाग में आ जाएंगे, पिक्चर्स आ जाएंगे। तो ये भी दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इमेजरी, ये भी इमेजरी हो गया, पूरा का पूरा इमेजरी। क्यों, इमेजेस बन रहे हैं मन में पढ़ते वक्त, तो इमेज की स्पेलिंग लिखी और री लगा दिया। ओके, सो ये है हमारा पोएटिक डिवाइसेस जो हमने अभी देखा है इसमें। ओके, नाउ और कुछ है, एक और चीज आप बोल सकते हो कि, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देखो ऑब्लिवियस एनमिटी, ऑब्लिवियस एनमिटी, एनमिटी मीन्स दुश्मनी और ऑब्लिवियस मीन्स फॉरगेटफुल, सब कुछ भूल जाने वाली। अब दुश्मनी जो है उसको कौन सी क्वालिटी दे दी है, भुलक्कड़ होने की। तो आप ये भी क्या बोल सकते हो, भुलक्कड़ कौन होता है, इंसान होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि दुश्मनी जो है वो सब कुछ भूल जाती है। दुश्मनी एक नाउन है, यहाँ पे उसको नाउन जैसा ट्रीट किया है। और ये एपिथेट, ये आप बोल सकते हो कि ये इसके लिए एडजेक्टिव यूज किया है, या और इसको ट्रांसफर किया है इस दुश्मनी के लिए, एनमिटी के लिए। बल्कि भुलक्कड़ हम किसको बोलते हैं, इंसानों को के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये एक अलग चीज के लिए यूज किया गया है जिसके साथ हम नहीं यूज करते हैं जनरली, इलॉजिकल है। तो इससे भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल। ओके, तो आई थिंक इतना आपको। अब यहाँ पे भी देखो, when wasteful war shall statues overturn, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन भी है। वॉर को बोला है कि वॉर जो है सब कुछ जो है वो क्या कर देगा, ओवरटर्न कर देगा, हर चीज को उखाड़ देगा, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वॉर को पर्सोनिफाई, वॉर को पर्सोनिफाई किया है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स? अब आपको पता है अलिटरेशन जहां जहां पे, वो मैं नहीं बताऊंगी, अब देखते हो आप कितना कर पाते हो। अलिटरेशन तो बहुत भर भर के है मुझसे। ओके, सो
दिस वॉज द poem. What did it teach you? आपको पता है, आप जो भी पढ़ते हैं सब चीजें आपको कुछ ना कुछ सिखाती है. तो यहाँ पे इसने आपको क्या सिखाया इस poem में? That wealth and all, wealth या जो buildings है, जो structures है, they are all not as valuable as friendship, love and care are. So ये वेल्थ जो है किसी काम का नहीं है. काम की क्या चीजें हैं आपको पता है? वो जज्बात, वो फीलिंग्स जो हमेशा जिंदा रहती है. वेल्थ तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. हर चीज को बर्बाद कर देता है वक्त, भले ही कितनी भी कीमती क्यों ना हो. तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहिए, अपने नियर एंड डियर वंस को जितना हो सके प्यार दीजिए, बिकॉज यू नो दैट दिस थिंग विल ऑलवेज बी देयर. It will be there forever. So thanks for watching. Bye bye. Take care. Stay healthy and do subscribe to EduRack. Bye. Take care.